हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक्यूआरएस सिम्टम देखे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम जैसे कि फ्लैचुलेंस, वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवर, और जो फ्लैचुलेंस होता है वो बहुत डिफ़िकल्टी के साथ पेशेंट का बाहर आता है, मतलब और पूरा एरिया जो रहता है एनस का, स्फिंक्चर का, वो कंप्लीट बर्निंग सेंसेशन होने लगता है वो कंडीशन पे। और फ्लैचुलेंस काफ़ी लाउड होता है और एक्सप्लोसिव होता है, यानी उसका आवाज़ काफ़ी तेज़ होता है। साथ में ये बहुत सारे कंप्लेन एसोसिएटेड रहते हैं, उसके साथ ये कंकॉमिटेंट सिम्टम होता है, मतलब कुछ और मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं साथ में। जो फ्लैचुलेंस की समस्या होती है ये साथ में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसे हम कंकॉमिटेंट कहते हैं। और इसमें एक और सिम्टम देखने को मिलता है कि कोई भी एक सिंगल मसल्स का फुल बॉडी में ट्विचिंग, मतलब वो ट्विचिंग ऐसे अचानक से उसका हिलना मसल्स का देखने को आता है, ट्विचिंग सेंसेशन दिखता है। सबसे पहले पेशेंट उसे देखता है, बाद में फील कर पाता है। और उसके बाद जो फीमेल होती हैं उनका बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले उनका जो ब्रेस्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, साथ में ही वो मेमोरी ग्लैंड मिल्क के साथ फुल हो जाता है, तो ब्रेस्ट टर्जिड हो जाता है, उसके साथ साथ मिल्क आ जाता है उसमें बिफोर मैरिज, बिफोर प्रेगनेंसी। तो वो कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल होती है। पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव काम करती है, आराम मिलता है। तो ये सारी कंडीशन को हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानन पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, एसाफोटिडा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स क्या है, सिनोनिम क्या है, साथ में ही इसको प्रूफ किसने किया था और इसका एक्शन कितने दिनों तक बॉडी में होता है। तो सबसे पहले इसका सोर्स, ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। ये रेमेडी जो होती है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। इसका प्लांट जो होता है वो इंडिया में, नेपाल में और ईरान, ये 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसका कॉमन नेम यानी सिनोनिम क्या है, तो इसको हम डेविल्स डंग बोलते हैं, साथ में ही हींग भी बोलेंगे, डेविल्स डंग बोलेंगे। डेविल्स डंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। ये जो प्लांट होता है काफ़ी ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस करती है। जनरली इसके जो स्टिकी मटेरियल होते हैं जो रूट में से निकलते हैं, जो इसका हम कह सकते हैं इसका जो रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। साथ में इसके प्रूवर कौन थे? तो डॉक्टर फ्रांज ने इसे प्रूव किया था 1882 में। ये होम्योपैथी में प्रूव हुई थी और साथ में इसका मदर टिंचर बनाया गया। उसके बाद इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने दिनों तक पेशेंट के ऊपर काम करता है, तो 20 to 40 डेज, यानी क्रॉनिक कंडीशन में इसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में एक्यूट केस में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। मोस्टली ये क्रॉनिक केस में दिया जाता है। एक बार हाई पोटेंसी देके बाकी टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। एक्शन करती है मेडिसिन। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं हम, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है। तो जो एसाफोटिडा का प्लांट होता है उसके जो रूट्स होते हैं, मेनली रूट्स में से इसका एक स्टिकी मटेरियल निकलता है जो गम टाइप का होता है, चिपचिपा काफ़ी रहता है, और रेजिन, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे मदर टिंचर बनाया जाता है। वो अल्कोहल में डिसॉल्व होता है तो उसको मदर टिंचर बनाया जाता है। उससे फर्दर पोटेंटाइज करके इसको ग्रेटर पोटेंसी में चेंज किया जाता है। अब दोस्तों इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, किस किस लोगों में ये ज़्यादा एक्ट करती है अच्छे से। तो मोस्टली ये विमेन, और विमेन किस टाइप की होती है, तो जो विमेन हिस्टेरिकल होते हैं, हिस्टेरिकल यानी उन्हें काफ़ी दिनों से बीमारी हो, काफ़ी क्रॉनिक बीमारी हो, साथ में उन्हें मीनिया भी होता है। और मीनिया किस टाइप का? रिलीजियस मीनिया। रिलीजियस मीनिया आपको हायोसाइमस के पेशेंट में, स्टोमोनियम के पेशेंट में देखने को मिला है। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ऐसा मीनिया भी देखने को मिलता है। पेशेंट काफ़ी प्लेथोरिक होती है। रेड फ्लसेस, मतलब सूजा हुआ मुंह रहता है, काफ़ी पफ्ड रहता है, ऐसे फुला। कैल्केरिया का पेशेंट कैसा रहता है वैसे पेशेंट का मुंह सूजा हुआ रहता है। उसके बाद जो फेस रहता है काफ़ी ब्लॉटेड लगता है कुछ खाया हुआ है, दोनों तरफ से चिक्स फूले हुए रहते हैं। और उसका मुंह देख के ऐसा लगता है कि उसको ज़रूर कार्डियक प्रॉब्लम होगा, ज़रूर उसके काफ़ी स्लगिश होने की वजह से उसका लगता है कि उसका कार्डियक डिजीज़ यानी हार्ट का पेशेंट वो होगा मरीज। और साथ में वेनस स्टेसिस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लिया। बस स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे ये एक्ट करती है मेडिसिन, तो नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा एक्ट करती है, पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मसल्स में ट्विचिंग का हो गया मैंने बताया, फिर आपको नर्व्स में एक्ट करती है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करती है। तो ये सारा स्फीयर ऑफ एक्शन इसका हो गया। अब दोस्तों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यानी मेंटल सिम्टम की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल गाइडिंग सिम्टम की बात कर लेते हैं। जो विमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं जिनके अंदर समस्या होता है, उनका मेंटल कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, मेंटल कंडीशन कैसा होता है, तो काफ़ी इनटोलरेबल टाइप की होती है। मतलब कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो वो टोलरेट नहीं कर पाती हैं, वो तुरंत उस बात पे रिएक्ट करती हैं, मतलब तुरंत क्वेरल्सम हो जाती हैं, लड़ जाती हैं, उन्हें छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होता है।
काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। ये मार्क सिम्टम है इस रेमेडी का कि हर एक चीज़ में ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो पेशेंट के अंदर अगर बोन में उसको पेन है, कहीं भी मसल्स में, काफ मसल्स जनरली या बोन में कहीं भी अगर पेन हो रहा है, वहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो उसे अनबियरेबल होगा, टच बिल्कुल भी नहीं करने देगी, क्योंकि ओवर सेंसिटिवनेस काफ़ी मार्क होता है इस रेमेडी का। फिर पेशेंट को कॉन्स्टेंटली डिज़ायर होता है फॉर न्यू थिंग्स, कुछ भी नया देखे तो उसे खरीदना चाहती है, उसे पाना चाहती है। तो जो भी महिला है ऐसा सिम्टम देखने को मिले कि वो हर एक नए चीज़ पे उसका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, और वो ले लेने के बाद फिर दूसरे नए चीज़ पे, मतलब कॉन्स्टेंटली वो चेंज होती है एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे। ये एक मार्क सिम्टम है एसाफोटिडा के फीमेल पेशेंट का। फिर कंप्लेनिंग नेचर की होती है, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करती है अपने ट्रबल के बारे में। अगर उसको कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो बार बार सामने वाले पर्सन को वो चीज़ को बताएगी कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे ये चीज़ का दिक्कत है। मतलब सामने वाला पर्सन भी इरिटेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो कॉन्स्टेंटली अपने ट्रबल के बारे में, अपने दिक्कत के बारे में सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करती रहेगी। फिर जो भी सिम्टम होता है पेशेंट का, वो काफ़ी मैग्नीफाई करके, यानी बढ़ा चढ़ा के, जो पेशेंट आपको एफोरिज्म में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन के 94 का जो एफोरिज्म होता है, या उसके बाद 95 का, उसमें हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट पाए जाते हैं, अपने सिम्टम को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले। तो एसाफोटिडा की जो लेडी होती है वो काफ़ी हाइपोकॉन्ड्रियक होती है, बढ़ा चढ़ा के बोलती है पेशेंट ये सारी सिम्टम्स को। इसको क्रेविंग होती है। अब जनरली आपको क्रेविंग के बारे में बताऊं, लोगों को किसी चीज़ की खाने पीने की क्रेविंग होती है, लेकिन ये जो एसाफोटिडा की फीमेल होती है इसको सिंपैथी की क्रेविंग होती है। मतलब इसे लगता है कि लोग बार बार इसको सिंपैथी दें, सिंपैथी गेन करना चाहती है। कोई किसी से बात कर रही है सामने वाले कोई भी आदमी से, तो सोचती है कि वो इसकी तारीफ़ करे, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाहती है, जैसा हायोसाइमस का पेशेंट चाहता है, साथ में सिंपैथी गेन करना चाहती है। तो ये दोनों सिम्टम काफ़ी मार्क है इस रेमेडी का। फिर आपको जैसा बताया कि पेशेंट अपना सिंपैथी के साथ साथ इसके अंदर एंजाइटी रहता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये तीनों भरा रहता है। ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हायोसाइमस के पेशेंट में, नेट्राम्यूर और स्टेफिस एग्रिया, ये तीनों कंप्लेन, एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस, ये तीनों रहेगा एसाफोटिडा के भी पेशेंट में। और जो भी डिस्चार्जेस रहते हैं वो सप्रेस हो जाने की वजह से, सडन सप्रेस हो जाने की वजह से ये सारी कंप्लेंट पेशेंट के अंदर आती है, और वो जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है। तो वो डिस्चार्ज कोई भी हो सकता है, फीमेल कंप्लेंट का डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कहीं भी ऊजिंग हो गया या फोड़े फुंसी कहीं भी निकल जाए, तो वहाँ से डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। तो ये इसकी मेंटल सिम्टम हो गई, जनरली फीमेल जो होती हैं उनकी। अब दोस्तों इसके कुछ फिजिकल गाइडिंग सिम्टम की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रेमेडी लेफ्ट साइडेड रेमेडी इसे बोलते हैं, लेफ्ट साइड के डिजीज़ में प्रिस्क्राइब होती है। मतलब बॉडी का जो बायां अंग होता है, वो बायां अंग का सारा इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। फिर जो डिस्चार्ज होते हैं, मैंने आपको बताया काफ़ी ऑफेंसिव होता है, ऑल लेफ्ट साइडेड डिस्चार्ज, लेफ्ट साइड बॉडी में जो भी दिक्कत होगी उसका डिस्चार्ज होगा, काफ़ी ऑफेंसिव होगा, लाइक प्यूट्रीफाइंग ऑफेंसिवनेस, जैसा कि हम देखते हैं बैप्टीसिया के पेशेंट में। बैप्टीसिया का जो पेशेंट होता है काफ़ी प्यूट्रीफाइंग ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, ठीक वैसा एसाफोटिडा के भी पेशेंट में मिलता है। स्टमक की बात करें तो 11 बजे मॉर्निंग में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा भूखा लगता है, उसको लगता है कि उसका पेट ही खाली हो गया, वो खाया रहता है, खाने के जस्ट बाद उसको भूख लग जाती है। एब्रोटीनम के पेशेंट की तरह सल्फर में भी ये सेम सिम्टम देखने को मिलता है, वैसे ही एसाफोटिडा के पेशेंट में 11 बजे लगता है कि पेट कंप्लीट खाली हो गया उसका, और उसके पिट ऑफ द स्टमक में, बीचों बीच स्टमक में लगता है कि पेन हो रहा है, सेंसेशन होता है, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन, एकदम पिट ऑफ द स्टमक में, बीचों बीच नाभि के पास। फिर काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ओवर सेंसिटिव किस में होता है, तो पेरियोस्टियल जो टीबिया होता है वो बोन के पास इन्फ्लामेशन हो जाता है पेशेंट का, और वो टच करने पे अनबियरेबल होता है, काफ़ी पेन होता है। साथ में अल्सर जहाँ पे हो जाए वहाँ भी पेशेंट टच नहीं करने देता है, इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है उसको, और इसलिए पेशेंट इनटॉलरेबल टू टच, ये मार्क सिम्टम है इस रेमेडी का। अब दोस्तों ये इसके फिजिकल गाइडिंग सिम्टम हो गए और मेंटल सिम्टम। अब इसकी कुछ मोडेलिटीज़ की बात कर ली जाए, एग्रीवेशन किससे होता है पेशेंट को, तो रात में बहुत ही ज़्यादा सारे कंप्लेन रात में बढ़ जाते हैं। रूम में जब बैठा रहेगा तो कंप्लेन बढ़ जाएगा, रेस्ट करेगा तो बढ़ जाएगा, कुछ खाएगा उस टाइम पे बढ़ जाएगा, और जनरली लेफ्ट साइड में अगर आराम करता है तो बढ़ जाता है। और आराम किससे मिलता है पेशेंट को, मोशन से, कंटिन्यूअस चले तो आराम मिलता है, प्रेशर, पेट में जब भी पेन हो तो प्रेशर अप्लाई करे तो आराम मिलता है, और उसके बाद से ओपन एयर, ठंडी जगहों पे जाना पसंद करता है तो वो टाइम पे आराम मिलता है। ये दोस्तों इसके मोडेलिटीज़ की बात कर ली। दोस्तों ये रेमेडी चाइना, मर्कसोल और पल्सेटिला को फॉलो करती है। अगर चाइना दे रहे हैं, फिर मर्कसोल, फिर पल्सेटिला, उसके बाद एसाफोटिडा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम इसकी बात करते हैं पोटेंसी, कौन सी पोटेंसी में लेने पे बेटर एक्ट करता है। तो ये एक मैंने आपको बताया कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 20 से 40 दिनों का है। तो आप अक्यूट कंडीशन अगर हो तो अक्यूट कंडीशन में आप इसे हाई पोटेंसी में
एक बार दीजिए, या फिर लो पोटेंसी में, जैसे अगर अक्यूट कंडीशन में फ्लैचुलेंस की समस्या हो, साथ में मैंने जो मेंटल सिम्टम बताया वो हो, एक्सेसिव बर्निंग हो, ये सारी सिम्टम हो, तो आप 30 पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं 2 बार 3 बार। लेकिन अगर ये बीमारी लंबे समय से है, क्रॉनिक है, तो उस कंडीशन में एक डोज दीजिए और हाई पोटेंसी 1 m या फिर 10 m का भी आप पोटेंसी दे सकते हैं, और वेट करिए 20 to 30 डेज। एकदम 100% श्योर ये इफेक्ट करती है, रिजल्ट देती है। तो क्रॉनिक केस में एक बड़े पोटेंसी से स्टार्ट करिए स्टैट डोज, और अक्यूट कंडीशन में छोटे पोटेंसी से स्टार्ट करिए और रिपीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ थेराप्यूटिक वैल्यू की बात कर लेता हूँ, किस किस दिक्कतों में इसको हम दे सकते हैं। तो बोन कैरीज, जो भी डिकेइंग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सब कंडीशन में हम दे सकते हैं। कॉर्नियल अल्सर के केस में दे सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैचुलेंस, मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक उसका फ्लैचुलेंस होता है, काफ़ी ऑफेंसिव होता है, बर्निंग होता है और काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, तो वो केस में आप दे सकते हैं। ग्लोबस हिस्टेरिकस के केस में दे सकते हैं। साथ में पेरियोस्टियल पेन, जो टीबिया का मैंने बताया, उसमें दे सकते हैं। अल्सर जैसी कंडीशन हो तो उसमें भी दे सकते हैं। इसकी थेराप्यूटिक वैल्यू की बात हो गई। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए, आपको अच्छे से रिजल्ट देगी ये। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं, अगर ये आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नए रेमेडी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।